माइक चेक चेक चेक, साउंड चेक। आवाज भी नहीं आ रही शायद से। वीडियो भी बच्चे बोल रहे नहीं दिख रहा है। चेक। हाँ, अब आया शायद। माइक चेक। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों चेक कर लेना। माइक की थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना, कम लग रही। ऑडियो वीडियो प्लीज चेक करना एवरीवन। इज इट ऑल ओके? हाँ ठीक है मैम, यू आर नाउ लाइव। ठीक है, ओके। सो आई थिंक वो 20 सेकेंड्स का लैग रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे आई वॉज लाइव बट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। इज एवरीथिंग नाउ ओके? एक बार थम्स अप दे देना फटाफट। सभी को बोल देना मैं लाइव आ चुकी हूँ एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। टुडे इज द लास्ट लाइव सेशन ऑफ आवर क्लासेस। उसके बाद हमारा सीए फाउंडेशन का ये जो लाइफ का जर्नी है वो खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाओ एवरीवन। वॉइस लो है, अभी भी बच्चे बोल रहे वॉइस लो है। एक बार वॉइस के लिए सब लोग बोलना ना, वीडियो तो सब सही है, वॉइस के लिए एक बार चेक करना। इज इट ओके एवरीवन? प्लीज चेक ऑडियो 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 चेक माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। अभी क्या कर सकते हैं बेटा, आदत से मजबूर, आप जानते हो। तो कुछ आदतें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लास का लास्ट डे, मैंने कितना सोचा था कि मैं टाइम पे आऊंगी बट मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं क्लास पे टाइम पे नहीं आ पाई। अब इतना तो आप मुझे जान ही गए होगे यार बेटा। अब दुबती नस को कितना दबाओगे आप? इतना तो अब आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे दे ही देना चाहिए, बोलना ही चाहिए हाँ मैम पता ही है अब 10-12 मिनट लेट ही आने वाली है। चलो ठीक है, आ जाइए। जैसे मैं जानती हूँ ना आप कमीने, मतलब सॉरी आप बेशर्म ही हो, वैसे आपको भी मुझे उतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही देना चाहिए। आ जाइए। चलो, अभी भी आवाज लो ही है। क्या बताया अभी, क्या बोले? दिख ना वो कौन कौन है ये देख ले। ठीक है, तू एक बार खुद तेरे मोबाइल पे चेक कर ले, अगर सही है तो आगे बढ़ते। फाफड़ा जलेबी कैल्सी, एक तो नाम भी ऐसे देते हो समझ में भी नहीं आता आपका कमेंट जो है वो जेन्युइन है या फेक है। हाँ आई थिंक इट्स ओके। ठीक, चालू करते। ये लोग सब टाइम पास कर रहे। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। हमारा जो आरटीबी का सेशन है उसकी हमने शुरुआत की थी। इनफैक्ट लास्ट सेशन में हमने किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बाकी के 5 एक्ट्स जो है वो हमारे साइड से पेंडिंग है, उन्हीं 5 एक्ट्स को हम लोग करने वाले हैं। आज का सेशन कब तक जाने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है। जब तक आपका साथ रहेगा तब तक ये सेशन चलता रहेगा, बिकॉज आज कोई भी हालत में हमें इस आरटीपी को करना है कंप्लीट। ठीक है, आज मैं रेकमेंड करूंगी कि ये सेशन को आप लाइव ही देख लो, बिकॉज बाद में रिकॉर्डेड देखने से बात नहीं बनेगी और फिर वो क्या हो जाता है ना, 1.5-2 घंटे का सेशन बच्चा 3-3.5 घंटे लेके बैठता है और उसी चीजों में वो घूमते रहता है। सो आई डोंट वांट यू ऑल टू डू दैट, बिकॉज नाउ यू रियली डोंट हैव टाइम इन योर हैंड। 26 आज ऑलरेडी हो चुका है। नाउ यू हार्डली हैव फ्यू डेज रिमेनिंग इन योर हैंड। सो आई वुड रिकमेंड कि जो है इस सेशन को आप लाइव ही देख लो। जल्दी से जल्दी इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंडी खास फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर दीजिए और उनको भी बोल दो मैम लाइव आ चुकी है और वो लोग भी लाइव आ जाए। ठीक है, आ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं विथ योर फेवरेट एक्ट जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था जिसकी वजह से मैंने सेशन कल नहीं लिया था, तो आज मैं अज्यूम कर रही हूँ, आई होप माई अजम्पशन इज करेक्ट, और आप लोग ये सारे एक्ट्स की तैयारी करके आज इस सेशन में आए हो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आईसीएआई ने बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट किए इन द आरटीपी, एंड इट इज वर्थ गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन टेलिंग यू ये सेशंस आप लाइव करो करो करो। इसके वजह से आपका डर जो है लॉ का निकल जाएगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पहले 9 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, 10th क्वेश्चन कहता है G sold some goods to H for a certain price by issue of an invoice, but the payment in respect of the same has not been received on that day. तो basically यहाँ पे देखो क्या हुआ है, goods are sold but payment has not yet been received। मतलब कुछ कुछ बातें हमें ऐसे लग रही कि सेलर जो है वो एक अनपेड सेलर है।
आगे फिर कहा गया द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ जी. The goods were inspected by H's agent and were found to be in order. So देखो H कौन है? वो बायर है. बायर के एजेंट ने इन गुड्स को इंस्पेक्ट भी किया है और समझ में आया है कि गुड्स जो है दे आर इन ऑर्डर. लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश. ओके, द ड्यूज वर सेटल्ड इन कैश मतलब यहाँ पे पेमेंट जो है हमने दे दिया है. जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश Mr. G asked H that the goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. तो बेसिकली हमारे सेलर ने गुड्स को बेच दिया है, बायर ने पेमेंट कर दिया है, बट गुड्स जो है अभी तक हमारे सेलर के पोजेशन में ही है. बट सेलर बायर को कह रहा है, हे बायर आप गुड्स को लेके जाइए क्योंकि मैंने दूसरे गुड्स को परचेज किया है और मुझे वहां पे जो भी है गोडाउन में इन गुड्स को रखना है, तो आप आपके गुड्स को हटा दीजिए ताकि मेरे नए गुड्स के लिए जगह बन जाए. After one day, since H did not take the delivery of the goods, ये बंदा फिर भी एक दिन के लिए रुका, बट बायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली. बायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली. बायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है. सेलर ने रिक्वेस्ट किया है बायर को गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, बट बायर ने जो है गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है. एक दिन हो चुका है, ये बंदे ने वेट किया है, फिर भी बायर गुड्स को नहीं लिया है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड इज जी केप्ट द गुड्स आउट ऑफ द गोडाउन इन द ओपन स्पेस. बट गोडाउन से गुड्स को निकाल तो दिया, बट अनफॉर्चुनेटली देखो क्या हो गया, बैड लक कैसा है, बारिश आ गई और गुड्स जो है वो हो गए डैमेज. अब आईसीआई आपको पूछ रहा है, इस सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए और डिसाइड कीजिए कि हु इज गोइंग टू बी हेल्ड लायबल फॉर द अबव डैमेज. और एक क्वेश्चन आईसीआई ने उसी में डाला है, व्हाट वुड बी योर आंसर बी इफ द गुड्स का पेमेंट इज नॉट येट सेटल्ड इन कैश एंड द पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग. तो चलो ये दूसरे वाले पार्ट के लिए तो हम बाद में जवाब देंगे, बट पहला वाला पार्ट जो है उसका जवाब हम पहले देने की कोशिश करते हैं. और पहला पार्ट जो ये है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव लॉसेस, क्या आप बता सकते हो इन लॉसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वेरी गुड. चेतना, सृष्टि, भव्या, कैल्की, आप सब लोगों ने सेक्शन नंबर के साथ एकदम सही जवाब दिया है. ब्रावो, आई एम सो सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू. इन्होंने जो कहा एकदम सही कहा है. सेक्शन नंबर 44 के अनुसार सेलर अगर रेडी है और विलिंग है टू डिलीवर द गुड और बायर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे बायर गुड्स जो है ना वो अप्रोप्रिएट किए गए, डिलीवरेबल स्टेट में है, वो ऑर्डर में भी है, आप गुड्स को लेके जाओ. बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बायर जो है वो गुड्स को लेके नहीं जा रहा है, तो देन द गुड्स विल लाई एट द रिस्क ऑफ द बायर. और यहां पे बायर के निग्लेक्ट के वजह से गुड्स को हुआ है नुकसान, तो इस केस में बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस. तो हमारा ये जो एच है जिसने अपने बंदे को नहीं भेजा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स. उसी में और एक सवाल पूछा है, सपोज अगर हमारा सेलर अनपेड सेलर होता तो क्या होता? देखो गुड्स तो बेचे गए हैं, पेमेंट हमको नहीं मिला है, तो सेलर अगर अनपेड सेलर है तो अब आप जानते हो एज एन अनपेड सेलर, सेलर जो है अनपेड सेलर के राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है अपॉन द गुड्स टू गेट द पेमेंट. तो आप जानते हो कि सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास कुछ राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स और कुछ राइट्स जो होते हैं वो होते हैं अगेंस्ट द बायर पर्सनली. तो यही राइट्स को एक्सरसाइज करके पेमेंट जो है हमारा सेलर जो है वो बायर से रिकवर कर सकता है. इसी आंसर को हम चेक करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस में, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं क्योंकि आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपकी वीकनेस है. टाइम आज के सेशन में जाएगा बट इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि मैंने देखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि आपको यही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है. इसीलिए मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम डाला है. ठीक है, आई होप इट इज ओके विथ यू ऑल. और अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली आंसर पे जंप करूं तो दैट इज ऑल्सो ओके विथ मी. जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आपके लिए ही मैं यहाँ पे आई हूं. आप बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा स्ट्रैटेजी सही रहेगा या क्या मैं डायरेक्टली आंसर डिस्कस करूं, उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे का सेशन. लेट मी नो प्लीज. चलो आ जाइए, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन करती हूँ. ये देखो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स चेक इट आउट.
तो क्वेश्चन 10 के हिसाब से देखो कुछ बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया था विद द सेक्शन नंबर, सेक्शन 44। अगर याद आते हैं आपको सेक्शन नंबर तो क्या बात है, अगर याद नहीं आते तो भी क्या ही बात है, आपको सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो सेलर इज रेडी एंड ही इज विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। याद रखना, सेलर इज रेडी एंड ही इज विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, और उसने बायर को रिक्वेस्ट भी किया है कि आप गुड्स की डिलीवरी ले लीजिए। बट ये तो वो बायर है जिसने रीजनेबल टाइम में रिक्वेस्ट के बाद भी गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है। अब अगर सेलर बार बार बोल रहा है बट फिर भी बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है, तो फिर देखो बायर इज गोइंग टू बी लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजल टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे सेलर ने तो गुड्स को अप्रोप्रिएट किया है, इनफैक्ट बायर के एजेंट ने कंफर्म भी किया है कि ये जो गुड्स पैक हुआ है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। हमारे सेलर ने एक दिन का टाइम भी दिया था, उसके बावजूद हमारे बायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है। सो दैट इज व्हाई हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहां पे, दैट H should have taken the delivery of the goods, but उसने जो है गुड्स की डिलीवरी नहीं ली है, and thus the loss of the goods shall be borne by H. So that is what is going to be your conclusion. आपको अगर टाइम मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, एंड ऑल्सो और एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर से फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क के लिए आता है तो आप ये पैराग्राफ लिखोगे, ये लिखोगे, और उसमें और एक पार्ट है तो ये वाले पार्ट का भी जवाब दोगे। बट अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है, आपको और एक पैराग्राफ, इसलिए मैं रेड में मार्क करती हूँ, ये पैराग्राफ भी आपको ऐड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। मैंने कहा ये सेशंस के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, इसलिए मैं यहां पर ही आपको बता रही हूँ। 3 नंबर का आता है तो ये जो मैंने टिक्का किया है उतना आप लिखोगे, ठीक है। ये जो थर्ड टिक किया है इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर सपोज गुड्स सेटल नहीं हुए होते तो बेसिकली क्या होता, हमारा सेलर अनपेड सेलर होता। अनपेड सेलर क्या कर सकता है, अगेंस्ट द बायर अपने सारे राइट्स एनफोर्स कर सकता है। और बायर के अगेंस्ट 2 टाइप के राइट होते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द पर्सन, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सोनम। सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा पैराग्राफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। 4 या 5 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल रूल भी लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा यूजुअली जो गुड्स होते हैं उसका रिस्क बेयर करता है हमारा गुड्स का ओनर। तो अगर गुड्स की ओनरशिप सेलर की है तो द गुड्स विल ऑल्सो लाई एट द रिस्क ऑफ द सेलर। बट अगर हमने ये प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर कर दी है, तो ऐसे केस में द गुड्स विल लाई एट द रिस्क ऑफ द बायर। दिस इज अ जनरल रूल, और इसमें डिलीवरी जो है इसका कोई भी महत्व नहीं है, ओनरशिप से रिस्क एसोसिएटेड होता है। ये जनरल रूल आप ऐड करोगे अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो, ओके। अदरवाइज ये तीनों पैराग्राफ तो आपको कोई भी हालत में लिखने ही होगे। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड विच इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स चेक इट आउट, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। Mrs. Seema went to a local rice and wheat wholesale shop and asked for 100 के, अरे बाप रे, सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, मॉड्यूल में भी है, और पीछे भी ICI ने पूछा था, आपने ये देखा है कि बासमती राइस, शायद से हमारे क्वेश्चन बैंक में कुछ नाम अलग होगा, रीमा या कुछ होगा, जो भी है, सीमा है रीमा है, डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस। देखो हुआ क्या है, सीमा दुकान पे गई, किराना की दुकान में, और 100 kg बासमती राइस उसने डिमांड की है। शॉपकीपर ने प्राइस कोट किया 125 रुपए पर केजी, और सीमा ने उसके लिए अग्री किया। सीमा ने बोला बट मुझे सैंपल देखना है, और शॉपकीपर ने कहा ठीक है मैं तुमको सैंपल बताता हूं, और एक बोल ऑफ राइस उसको सैंपल की तरह बताया। और जब लॉट मतलब 100 kg सीमा के पास आया, द सैंपल एग्जैक्टली करस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट। तो हमारा सैंपल जैसे बताया था वैसा ही बल्क था। बायर ने एक्चुअली, सीमा जी ने सैंपल को कैजुअली जो है वो इंस्पेक्ट किया था विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट द सैंपल कंटेन्ड अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन। आई थिंक एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है।
सेल बाय सैंपल। फिर उसके बाद सीमा जी तो कुकिंग की एक्सपर्ट है नहीं, वो तो हमें समझ में आ गया जब वो बासमती शॉपिंग के लिए गई थी। जब उसके कुक ने, महाराज ने वो बैग ओपन किया तो कंप्लेन किया, भाई हम तो बासमती राइस चाहते थे, लॉन्ग ग्रेन चाहते थे, क्योंकि हमें बिरयानी बनानी है और बिरयानी के लिए तो बासमती राइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये मिक्स्ड राइस के साथ, लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन के साथ अगर हमने बनाया तो वो वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा, बिरयानी की शक्ल भी वैसी नहीं रहेगी। तो हम जो डिश बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने चावल लाया नहीं है सीमा जी। तो अब सवाल ये उठता है, सीमा केस फाइल करना चाहती है, कहती है हे शॉपकीपर, तुमने तो हमारे साथ किया है फ्रॉड, और तुमने गुड्स को मिक्स करके, गुड क्वालिटी को चीप क्वालिटी के साथ मिक्स करके हमें चावल सप्लाई किए। क्या सीमा जी अपने क्लेम में सक्सेसफुल रहेगी? बताइए, क्या सीमा जी अपने क्लेम में सक्सेसफुल रहेगी? जो बच्चों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को शेयर कर दो। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है आज के सेशन में। ऐसे ही मैंने भी छुट्टी नहीं दी है, आप भी जानते हो, अगर बच्चों के मैसेज आए भी है, मैंने भी अपना दिमाग लगाया है कि बच्चों को टाइम लगता है, और इसीलिए मैंने टाइम दिया था आप लोगों को, और कल का ब्रेक हमने लिया था। यू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर वंडरफुल क्वेश्चंस ड्राफ्टेड बाय द ICI। सो यस, वेरी गुड। खुशी, नॉटी हैकर, क्या क्या, अजीम, रुद्रा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेदांत, फाफड़ा जलेबी ऐसे नाम मत रखिए, भूख लगेगी, पहले से ही नाश्ता किए बिगर मैं क्लास में आई हूँ। साहिल, वेरी गुड। भोला, वेरी गुड। आप सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिए। सौम्या, हर्षित, सरोज, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शाह, पार्थ, एंड यस, ऑल ऑफ यू ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सीमा जी को रेमेडीज नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा जो बल्क है वो एग्जैक्टली सैंपल को करस्पॉन्ड करता है। सीमा जी जो थी उसने इन गुड्स को करेक्टली इंस्पेक्ट नहीं किया, तो बाय द बैड चॉइस ऑफ द बायर सेलर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट उसी में इंस्टीट्यूट ने और एक कंसेप्ट को ऐड कर दिया और कहा, अगर सीमा जी ये कहती कि मुझे ना इतना लॉन्ग, इतने सेंटीमीटर का ग्रेन चाहिए, सो बेसिकली वो गुड्स को सैंपल से नहीं बट डिस्क्रिप्शन से बाय करती, तो क्या आपका आंसर अलग हो जाता? यस, तो फिर आपका आंसर जो है वो अलग हो जाता। उस केस में अगर लेंथ रिक्वायरमेंट अगर आपने सेटिस्फाई मतलब स्पेसिफाई की है और उसके हिसाब से वो लेंथ का अगर राइस नहीं मिलता और मिक्स ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स मिलता है, तो फिर आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल ट्रीट कर सकते थे। सो लेट्स चेक आउट द आंसर। ये सवाल आएगा तो कम से कम 4 मार्क का आएगा, अगर ICI चाहे तो 5 नंबर का भी सवाल जो है वो पूछ सकता है। लेट्स चेक इट आउट। आंसर नंबर 11, क्या बात है। राजेश्वरी, तन्वी, ईगर खून, नाम तो बड़े बढ़िया रखे हैं। नेहा, वेरी गुड। अमित, गीत, अनिकेत, very good. I'm not able to read the names of all the answers, but yes, I am reading your chats, but not able to say it. Okay, आ जाइए। तो यहां पे goods are sold by a sample, okay, and whenever there is a sale by sample, 3 conditions का satisfy होना बहुत जरूरी है। 1, the bulk shall correspond the sample. Second, the buyer should have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. And third, the goods shall be free from any defect. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सीमा जी ने कैजुअली गुड्स को एग्जामिन किया है और उसने नोटिस नहीं किया कि शॉर्ट और लॉन्ग ग्रेन्स दोनों का मिक्स सैंपल उसको बताया गया है। सेलर ने तो जो दिखाया था वही उसको दिया है, एंड दस अनफॉर्चुनेटली सीमा विल नॉट बी सक्सेसफुल। बट अगर वहीं पे अगर आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया होता कि मुझे ना इतने सेंटीमीटर लॉन्ग चावल चाहिए, तब ऐसे केस में सेलर जो है उसको हम रिस्पॉन्सिबल ट्रीट कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में वो नहीं हुआ है। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी हो जाता है कंप्लीट। नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाता है कंप्लीट। आइए टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स चेक इट आउट। आ जाइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। Raghav arranges an auction to sell an antique wall clock. Deepa, being one of the bidder, gives the highest bid.
For announcing the completion of sale, the auctioneer falls the hammer on table, but suddenly the hammer breaks and damage. अरे 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 अरे, ये वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था. आपने फॉल ऑफ हैमर के लिए हैमर को उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो झटका दिया वो धीरे से झटका नहीं लगा, वो जोर का लग गया और हमारी जो एंटीक वॉल क्लॉक जो है वो हो गई डैमेज. अब सवाल ये उठता है, दीपा वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन शी डू सो? तो ऑक्शन सेल का ये कॉन्ट्रैक्ट है. सवाल ये उठा, ऑक्शन में सेल होता कब है, कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर? आप जानते हो जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स का रिस्क बेयर करता है. यहां पे सवाल ये उठता है, कौन है गुड्स का ओनर जब हमारा एंटीक वॉल क्लॉक हुआ था ब्रेक? तो आप लोग जानते हो यहां पे ऑक्शन सेल में दो तरीके से सेल कंप्लीट होता है. एक बाय द स्ट्राइक ऑफ हैमर या सम कस्टमरी मैनर. May 25 के पेपर में भी यही कस्टमरी मैनर के ऊपर ऑक्शन सेल का सवाल आया था. यहां पे अगर आप देखोगे हमारा हैमर अभी तक स्ट्राइक नहीं हुआ है. क्योंकि अभी तक हमारा हैमर स्ट्राइक नहीं हुआ है, सेलर ने अभी तक गुड्स की ओनरशिप जो है वो बायर को ट्रांसफर नहीं की है. और क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, गुड्स का रिस्क जो है वो किसके पास रहेगा? गुड्स का रिस्क विल बी with the seller only. Okay, so auction can be completed only after the hammer has been struck. क्योंकि यहाँ पे सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, the risk in the goods will lie with the seller. Deepa will not be liable for the loss and she can avoid the contract. Let's check it out. आंसर देखते हैं. वेरी गुड. खुशी, अथर्व, स्वस्ति, रिद्धि, शांभवी, सारे लड़कियां ये जवाब दे रहे हैं. लड़के लोग सो रहे हो क्या? आप थोड़ी शर्म करो. लड़कियां नहीं तो आगे निकल जाएगी आप लोगों से. कम ऑन गाइस, बॉयज, आई वांट द आंसर फ्रॉम यू ऑल. कम ऑन. अपने लिए आपको करना ही है, मेरे लिए नहीं. And I hope you all have all the stationery, the printout, the highlighter, the marker, the pen, the pencil, everything. अपने आप से गद्दारी ना कीजिए, है ना? नहीं तो नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा. ओके, तो आप लोग जानते हो ऑक्शन सेल में द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स टू बी कंप्लीटेड बाय द फॉल ऑफ हैमर और इन सम कस्टमरी मैनर. या तो हैमर फॉल होगा या तो कोई कस्टमरी मैनर के द्वारा हमारा सेल होगा. यहां पे दीपा ने हाईएस्ट बिड दिया था फॉर द ऑक्शन सेल, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाइल इट वाज अनाउंस्ड व्हाट हैपेंड इज, हैमर की वजह से हमारी घड़ी जो है वो ब्रेक हो गई और घड़ी डैमेज हो गई. यहां पे ऑक्शन से सेल कंप्लीट नहीं हुआ है until the hammer comes in its normal position after falling on the table. अगर सेल ही नहीं हुआ है, हमारा सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. बायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर दिस लॉस. चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. टाइम पास करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए एक मिनट भी मैं आपका वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 में ही सेकेंड क्वेश्चन है, X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. X later refused to sell the car to Y on the ground that the agreement was void. आपने प्राइस के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है. अब सवाल ये उठता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट void है या क्या आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगा? तो ये आप जानते हो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है हमारे. आई थिंक प्राइस कैसे डिटरमिन होता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में खुद में लिखा होता है कि कोई भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो फिर आप एक मैनर डिसाइड करते हो इन विच द प्राइस इज टू बी फिक्स. और अगर वो मैनर के हिसाब से भी प्राइस फिक्स नहीं होता, एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस जो है वो तो आपको गुड्स के लिए लेना ही पड़ेगा. जस्ट बिकॉज द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इट विल नॉट मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. वेरी गुड. सेक्शन नंबर 9 और 10 वो लास्ट वाला पार्ट था इस यूनिट नंबर 1 का. क्या बात है मुस्कान, खुशी, मेहल, नमो, क्या बात है. वेरी गुड. नमन, अंकित, कैल्की, भव्या, राजेश्वरी, अनुज, वेरी गुड. सो यस, अग्रीड पेमेंट ऑफ प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बट जहां पे पार्टीज टोटली इग्नोर
अबाउट द प्राइस, तो ऐसे केस में the contract is not going to become uncertain or invalid. In fact, the contract is going to remain valid only. Okay, but the buyer will have to pay a reasonable price of the same. यहाँ पे X और Y ने contract enter तो कर दिया, but कार का प्राइस जो है वो अभी तक फिक्स नहीं किया है, और हमारे X ने रिफ्यूज कर दिया गाड़ी को बेचने के लिए इस बेसिस पे के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस ही कार का डिसाइड नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो है वाई जो है वो कार के लिए एक रीजनेबल प्राइस जो है वो रिकवर कर सकता है. सो दैट्स हाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी फॉर द सेम क्वेश्चन. यस और नो गाइस? यस. आगे बढ़ते हैं, आ जाइए. अगले आई थिंक 1 2 3 तीनों भी क्वेश्चंस डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, वो तो आपको आते ही होंगे. हम क्वेश्चन 13 का 1 2 और क्वेश्चन नंबर 14 तीनों क्वेश्चंस एक साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस है और एक साथ ही हम उसके आंसर्स जो है वो हम करेंगे डिस्कस. सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 13 1 इज स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड द अप्रोप्रिएशन. सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा मॉक टेस्ट में भी था जो हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले. आप अनअसर्टेन गुड्स के बारे में एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए और उसके अप्रोप्रिएशन के बारे में भी बात बताइए. फिर उसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द अग्रीमेंट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है. और एक सवाल पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, और कौन से सर्कमस्टेंसेस में सेलर इज डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. तो देखो थोड़े से चैलेंजिंग है ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों को भी थोड़ा सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से डर लगता है. बट जैसे पहले मैंने आपको बताया था सब कुछ ही अगर इजी रहेगा तो ये कॉस्ट की वैल्यू क्या रहेगी. आपके पूरे पेपर में से मैं आज भी वही स्टैंड लेती हूँ, 2 से 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहने वाले हैं. अगर नहीं आता है तो आप लोग जानते हो एक क्वेश्चन का तो पूरा आप लोगों को ऑप्शन में रखने का ऑप्शन है, तो आप उसको छूट में रख सकते हो. बट अगर फिर भी कंपलसरी वाले क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आए तो तब भी आपको अपने आप को यही समझाते जाना है कि कोई बात नहीं बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. बाकी के 9-10 क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, तो फिर आप उन क्वेश्चंस पे फोकस करना. ये 2-3 क्वेश्चंस को अगर नहीं आ रहा है तो आप उससे मन छोटा मत करना, मायूस मत करना, नहीं तो फिर जो आ रहा है वो भी आप भूलना चालू करोगे. देखो मैंने वो लॉन्ग वीडियो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं अपलोड करूँगी सैटरडे ठीक 7 बजे मैंने अपलोड किया था. आई होप आप लोगों ने देखा होगा. उसमें मैंने वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे एग्जाम्पल दे के बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आपका दिमाग ही आपको कहेगा कि बेटा ये अटेम्प्ट तो गया, अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो. और मैंने अपने क्लासेस में हमेशा आपको यही समझाया और मैं आज भी यही करूँगी कि कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, हमें रुकना नहीं है. मार्क्स अच्छे आए, ज़्यादा आए, कम आए, बुरे आए, फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नेवर गिविंग. आपका एटीट्यूड, वही एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा. और यही सीख मैंने आपको डे 1 से दी है और आज भी ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्लास यही मेरी सीख रहेगी फॉर यू ऑल. नेवर गिव अप, द एटीट्यूड शुड बी गिवन. तो अगर नहीं आ रहा है कुछ, फॉरगेट अबाउट दैट. जो आ रहा है उस पर आप फोकस कीजिए और उस पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए. हाँ या ना? यस. आ जाइए. ये तीनों डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस जो है उनको हम सॉल्व करने की करते हैं कोशिश. डिफिकल्ट है बट दैट्स द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दीज सेशंस. क्वेश्चन 13 पार्ट 1 तो आना चाहिए. मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 में भी हमने इसको किया था. आ जाइए. चलो चाय थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी. आज कुछ कारण की वजह से नाश्ता भी नहीं हुआ, ऐसे ही आई हूं. ओके चलो. सो आप लोग जानते हो अप्रोप्रिएशन में आप करते क्या हो. सॉरी, अप्रोप्रिएशन में आप गुड्स को सिलेक्ट करते हो इस इंटेंशन से कि वो गुड्स को इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसी में आप लोग जानते हो ये जो अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन सेलर कर सकता है, बायर कर सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है,
इम्प्लाइड हो सकता है, और कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है ईदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज बीन मेड। बट इसमें और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज ईदर ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहां पे अगर मैं अप्रोप्रिएशन की बात कर रही हूं, अप्रोप्रिएशन इज ईदर ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। ऑफ कोर्स दे शुड मैच द डिस्क्रिप्शन एंड द क्वालिटी स्टेटेड। डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है, और जब आप अप्रोप्रिएट करते हो गुड्स को छाट के साइड में जब निकाल रहे हो, दे शुड बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। यही सारे कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखने होते हैं व्हेनेवर यू आर सेलिंग अनअसर्टेन गुड्स एंड मेकिंग देयर अप्रोप्रिएशन। तो ये था हमारा डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। अगला डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन जो है वो है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके दो चीजें आप लोग जानते हो कि अगर ऐसा हुआ है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कब वॉइड हो जाएगा? इफ एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वर मेड द गुड्स विदाउट the knowledge of the seller perished or became so damaged that they do not answer to the description in the contract. So basically contract ही कैसा है? void ab initio. But यहाँ पे अगले वाले पैराग्राफ में आप देखोगे यहाँ पे गुड्स जो बेचे जा रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स तो है, but subsequently the goods without either on the fault of the seller or on the part of the buyer they perish or become so damaged that they no longer answer to the description in the agreement before the risk passes. तब भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है and the contract becomes void. Yes or no guys? Yes. So that's how it is. और रिजर्वेशन का ये क्वेश्चन है, इसमें ये सर्कमस्टेंसेस भी दिए गए हैं। इन सर्कमस्टेंसेस को आपको याद करना पड़ेगा और वैसे के वैसे आपको ये सर्कमस्टेंसेस को लिखना पड़ेगा। हमने क्लास में काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी, एक पूरा सेशन ही था। आप लोग जानते हो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और सेक्शन 25 को एक साथ ही मैंने पढ़ाया था, और ये सारी चीजें को हमने पूरा 1-1.5 घंटा जो है वो दिया था। तो कभी कभार क्या होता है, सेलर ना प्रिजर्व करता है द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। वो कहता है जब तक बायर मुझे पेमेंट नहीं देगा तब तक जो है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ऑल्सो आई विल नॉट ट्रांसफर इट टू द बायर। सो बेसिकली हमारा सेलर इज प्लेइंग सेफ। So is reserving the right of disposal until certain conditions have been fulfilled. सर्टेन कंडीशंस में बेसिकली कंडीशन यही रहता है कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलता है तब तक गुड्स को भी मैं अपने पास ही रखूंगा। एंड द प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू द बायर अंटिल द कंडीशन इम्पोज्ड हैज बीन फुलफिल्ड। अब कब कब ये राइट रिजर्व किया जा सकता है? लेट्स चेक इट आउट गाइस। ये सर्कमस्टेंसेस एक एक करके देखिए। ये सारे सर्कमस्टेंसेस मैं चाहती हूं आप खुद रीड कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। मैं मार्क कर रही हूं बट मैं चाहती हूं आप खुद इसको मार्क करो। गुड्स आपने शिप तो किए है बट गुड्स तभी डिलीवर हो गए जब हमारा सेलर ओके का सिग्नल दे। तो यहां पे सेलर ने राइट टू डिस्पोजल को किया है रिजर्व। सेलर ने बिल बनाया है, बिल भेजा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बट अगर ये बिल एक्सेप्ट नहीं होता है या डिसऑनर किया जाता है तो आपको इस गुड्स की डिलीवरी भी नहीं मिलेगी। तब भी आपने क्या किया? गुड्स की डिस्पोजल के राइट को किया है रिजर्व। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूं तीनों भी क्वेश्चंस इनफैक्ट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िए बिकॉज दीज आर अ लिटिल ट्रिकी एंड डिफिकल्ट चैलेंजिंग वाले क्वेश्चंस। तो मैं चाहती हूं आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बताइए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी हमारे क्वेश्चंस जो है ऐसे करके हो जाते हैं पूरे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो चुका है। अब पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, एनआई और क्या बचा है? और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ही हमारा बचा हुआ है। लेट्स चेक इट आउट।
पानी लेके आ जाना ना। यस प्राची, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो फिर इनफ है, आपको और आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स चेक इट आउट। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस को मार्क कर लेना और सेशन के बाद इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, लर्न कर लेना, रिव्यू कर लेना, फिर आगे आप बढ़ना। A and B are partners in Messrs A, B and Company. Firm is doing the trading of plastic bottles. I think ये same to same question हमारे मॉक टेस्ट नंबर 1 में भी था और इनफैक्ट ICI ने नाम भी नहीं बदला है। ICI ने यहाँ पे नाम भी जो है वो क्या किया हुआ है, A, B और B वैसा ही नाम इसने रखा हुआ है। ICI ने उतना भी एफर्ट नहीं डाला, वैसा का वैसा क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिया। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। A is authorized to sell the stock of plastic bottles. It was decided between them that A should sell the plastic bottles at a minimum price. And then क्या हो गया, अगर उससे नीचे में बेचना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया और प्लास्टिक बॉटल्स का प्राइस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस, सेव द फर्म फ्रॉम लॉस, टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस, ए ने क्या किया, स्टॉक को लोअर प्राइस में बेच दिया। ए ने कनेक्ट करने की तो कोशिश की बट ही कुडंट डू सो। बट जब बी वापस आया उसने केस फाइल किया और कहा कि मुझे मेरा पैसा दे, तेरी वजह से फर्म को हुआ है नुकसान। क्या बी ए से ये प्राइस रिकवर कर सकता है? बताइए। ए बी वाला क्वेश्चन ही हमने मॉक टेस्ट 1 में देखा था। जो बच्चों ने MTP का सीरीज देखा है आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है। पूरा क्वेश्चन भी रीड करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर। तो आप लोग जानते हो सेक्शन 13 के हिसाब से कोई भी पार्टनर के पास वो सारा राइट हमने दिया गया है इन द केस ऑफ इमरजेंसी कि वो सारे एक्शन ले सकता है फर्म को नुकसान से बचाने के लिए या नुकसान कम करने के लिए। तो अपनी फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए जो सारे एक्शन लगते हैं जो कोई पर्सन करेगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो सारे एक्शन ये बंदा भी ले सकता है। और अगर उसके लिए उसको कुछ खर्चा लगा है तो वो पार्टनर जो है इंडेमनीफाई भी कर सकता है अपने आप को फ्रॉम द फर्म। बट वो सारे एक्शन उसको लेने होंगे एज अ पर्सन ऑफ अ प्रूडेंट मैन वुड हैव टेकन इन हिज ओन केस। यहाँ पे ये बंदे ने यही किया है। उसने प्लास्टिक बॉटल्स क्यों बेची? क्योंकि प्राइस कम होते जा रहा था और इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और बी से हम कनेक्ट भी नहीं कर पाए एंड 10 फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए हमने प्राइस कम भी रहा बट फिर भी बेच दिया। ये इमरजेंसी में किया गया काम है एंड thus the act of A was in favor of the firm and he will not be liable to bear the losses. So it's an important question, easy one because you have already done it in the mock test. तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने ऑलरेडी किए हैं, सेम क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन में देखते हो तो खुश होते हो या नहीं होते हो? एग्जैक्टली दैट वाज द रीजन व्हाई दीज सेशंस आर बीइंग कंडक्टेड, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए और आपका जो डर है वो निकल जाए, है ना। तो हमें ये सेशन को बहुत सीरियसली लेना है, लाइव देखना है, जो भी मैं कह रही हूं वो हम करेंगे और ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है जब हम हैं योद्धा, हाँ या ना। तो हम योद्धा है, हम लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और चीजों से डरेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर तो हमने आपको बताया है दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द क्लास मेनी टाइम्स कि क्या कोई पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है? अगर इसके फैक्टर्स बताइए एक्सपेल करते वक्त। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट you need to keep in mind while you are expelling a partner? 3 पॉइंट्स और तीसरे पॉइंट के और 3 पॉइंट्स है एक्सपेल करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखोगे, हो ना योद्धा आप लोग, कि हार मान जाओगे? बताओ मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो भी आप लोगों को क्लास में सारी सीख दी है उसको आप कभी मत भूलना, है ना। आपको लड़ना है,
आपको अपने स्टैंड के लिए फाइट करना है और कभी गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे ये पढ़ाई है या अदरवाइज क्यों ना हो, है ना। सो वन, पावर जो है एक्सपेल्शन का वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट होना जरूरी है। दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। आर्य से एक वीडियो लेके आना पेन ड्राइव में। एंड इट शैल बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। बट गुड फेथ में आपने ये एक्सरसाइज किया है, ये कब माना जाएगा? वन, एक्सपेल्शन शैल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनर को आप निकाल रहे हो उसको आपको एक नोटिस देना जरूरी है और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना भी जरूरी है। ये सारी चीजें अगर होती है 3 और 3 तो माना जाएगा आपका एक्सपेल्शन वैलिड है, नहीं तो माना जाएगा दिस एक्सपेल्शन इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। सो यस, क्या पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है, किया जा सकता है? यस, ये 6 कंडीशंस पूरे करने के बाद। एक्सपेल्शन का सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 33, याद रखना 31, 32, 33, 34, 35, ये 5 सेक्शन नंबर आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अरे 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 अरे, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हुआ है इन द क्लास। राम एंड रहीम वर वर्किंग एज टीचर्स इन ईश्वर, नाम भी चेंज नहीं किया, इन ईश्वर चंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल एंड वर गुड फ्रेंड्स। देखो, दे आर टीचर्स but they jointly purchased a flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between the landlord and the tenant that the rent would be 10,000 per month inclusive of electricity bill. It means electricity bill will be paid by the landlord. The landlord by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 2025. Due to this, the electricity department cut the connection. John had to pay the electricity bill 2,800 and 200 as a penalty to resume the electricity connection. John claimed 3,000 rupees from Ram, but Ram replied that he is liable to pay only rupees 1,500. John said that Ram and Rahim are partners. तो अब सवाल तो ये उठता है, क्या राम और रहीम पार्टनर्स है? सो बेसिकली आपको एलिमेंट्स देखना है, ट्रू टेस्ट देखना है, पार्टनरशिप को डिसाइड करना है क्या ये दोनों पार्टनर्स है या नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टनर्स है तो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर एक्ट डन बाय वन इज डन बाय ऑल। फिर अगर एक बंदे ने पैसा दिया भी तो वो दूसरे से रिकवर कर सकता है वगैरह वगैरह। बट अगर वो पार्टनर्स नहीं है तो आपको इंडिविजुअली अपना शेयर देना जरूरी है। तो यहाँ पे जॉन कह रहा है आपने दे दिया तो भी चलेगा, इवेंचुअली तो आप दोनों पार्टनर्स हो और वो पैसा जो है क्लेम कर सकता है। अब आपको बताना है लीगल पोजीशन क्या है और क्या राम इज लायबल टू पे द होल 3,000 अमाउंट रुपीज टू मिस्टर जॉन। बताइए क्या इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में भी किया था। वैसे तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, क्यों नहीं है एक बार चेक करते हैं। देखो, पार्टनरशिप अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्ट हो, पहली बात तो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट का होना जरूरी है। दे मस्ट बी कैरिंग सम बिजनेस। यहाँ पे तो क्या हुआ, इट्स नॉट पार्टनरशिप, इट्स को ओनरशिप, कि दो टीचर्स जो दोस्त है दोनों ने मिलाकर एक प्रॉपर्टी खरीदी है और वही प्रॉपर्टी वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही खरीद के रख के क्या फायदा होगा, उसके बदले हम क्या कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते हैं। पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना जरूरी है, ये प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है और पार्टनर्स के बीच में कार्डिनल रूल म्यूचुअल एजेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जब आप ये फैक्ट्स को देखते हो, यहाँ पे ये दोनों पार्टीज ने सिर्फ एक फ्लैट को जॉइंटली ओन किया है, उनका धंधा नहीं है प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे देना, बेचना एंड वगैरह वगैरह। दे आर नॉट डूइंग अ बिजनेस टुगेदर। सिर्फ उन्होंने दिमाग लगाया और जो प्रॉपर्टी जॉइंटली को ओन की है उससे उन्होंने अर्निंग लेके आपस में बांटी है। बट बिकॉज देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन देम, Ram is liable only to pay 1,500 and John can claim the remaining 1,500 rupees from Mr. Rahim, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। आई थिंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस जो है इजी लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक्सपल्शन का था, दूसरा ये राम रहीम का था विच वाज रिलेटिंग टू द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट,
explain in detail the circumstances which lead to the liability of the firm for misapplication, इसमें डाल दे ये वीडियो, misapplication by the partners as per the provisions of the Indian Partnership Act 1932. So this is also a direct theory question और मिस एप्लीकेशन के ऊपर आईसीआई ने सवाल पूछा है. तो आप लोग जानते हो मिस एप्लीकेशन के केस में जो सेक्शंस अट्रैक्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 27 और 27 के 2 बच्चे हैं. बट दोनों भी केसेस में आप लोग जानते हो कि फर्म ही लायबल रहेगा. मैंने आपको पार्किंग लॉट का एग्जांपल दिया था कि 3 लोग थे जो एक पार्किंग लॉट को ओन करते थे. एक बंदा आया, उसने वैले पार्किंग में अपनी गाड़ी दी गाड़ी को पार्क करने के लिए. बट एक पार्टनर ने क्या कर दिया, ये जो प्रॉपर्टी उसने रिसीव की है while being in authority, ओके, उसने प्रॉपर्टी को रिसीव किया है. बट क्यों रिसीव किया था, उसको पार्क करने के लिए. बट इस बंदे ने किया क्या, इस प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई किया और गाड़ी को बेच दिया. कौन लायबल होगा, वो अकेला बंदा जिसने गाड़ी को बेचा या पूरी की पूरी फर्म? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पूरी की पूरी फर्म. उसी के ऊपर आईसीआई ने ये सवाल पूछा है. 2 केसेस यहां पे कवर होते हैं. पहले केस में क्या हुआ है, पार्टनर ने ऑथोरिटी में एक्ट किया है और ऑथोरिटी में रहते हुए ही रिसीव सम मनी और सम प्रॉपर्टी. मेरे वाले एग्जांपल में कार, बट ये कार ना पार्टनर की है ना फर्म की, इट बिलोंग्स टू अ थर्ड पार्टी. बट पार्टनर ने उस प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई किया है. तो अब हम कह सकते हैं कौन लायबल है, द फर्म वुड बी लायबल. सेकेंड केस में क्या हुआ है, जो पैसा या प्रॉपर्टी है ना, इट हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म और पार्टनर ने किया है उसको मिस अप्लाई. तो ऐसे केस में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उस केस में भी द फर्म इज गोइंग टू बी हेल्ड लायबल. ओके, दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. हाँ, दे दो. सब लोगों को झेप रहा है क्या, सब लोग हो क्या मेरे साथ? आर यू एबल टू गिव द आंसर? इफ नॉट, एटलीस्ट सुन के जवाब देने की या समझने की कोशिश कीजिए. आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. P, Q and R formed a partnership agreement to operate motor buses along specific routes for a duration of 12 years. After operating the business for 4 years, it was observed that the business is incurring losses every year. Despite this, P is determined to continue the business. तो 3 पार्टनर्स है P, Q, R. 4 साल हो गए बिजनेस चालू करके, बट फर्म लॉसेस सफर कर रही है. बट उसके बावजूद जो है P कह रहा है मुझे अभी भी धंधा कंटिन्यू करना है, बट Q और R जो कह रहे हैं अभी तक तो हमने लॉसेस सफर किए और आगे भी कुछ लग नहीं रहा है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, तो इससे बेटर है कि हम क्या करें, बिजनेस को ऑपरेट करना बंद कर दे. अभी सिचुएशन पे डील करें तो कैसे करें? तो मतलब देखो, ये फर्म पनौती है, जब से ये फर्म चालू हुई है लॉसेस ही लॉसेस सफर कर रही है और आगे भी लग रहा है कि लॉसेस ही लॉसेस सफर हो गए. तो अब सवाल ये उठता है, कैन दिस बी अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. बहुत सारे ग्राउंड्स है. पहली बात तो अगर आप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो, पी को आप कन्विंस कर दो कि फर्म को करना चाहिए डिसॉल्व. अब अगर आप पी को कन्विंस कर रहे हो कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स पी तो मान लेगा और म्यूचुअली, जैसे आपने पार्टनरशिप बनाया था वैसे म्यूचुअली आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप को कर रहे हो डिसॉल्व. बट अगर पी नहीं मान रहा है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि पी को अभी भी धंधा कंटिन्यू कर रहा है, लॉस तो लॉस उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो आपके पास फिर ऑप्शन नहीं है. कंटिन्यूअस लॉसेस जो है इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच द कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो उस ग्राउंड पे आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो और इवेंचुअली डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो सकता है. तो ऐसे आप इस सिचुएशन से डील कर सकते हो. लेट्स चेक इट आउट. सो सी, पहली बात तो पार्टनर्स के पास राइट है, फर्म को अगर वो डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.
अब अगर कोर्ट में जाना है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, और कोर्ट कुछ ग्राउंड्स पे अलाउ करता है और डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करता है। अब यहाँ पे पहले तो आप कोशिश करोगे, कोर्ट में क्यों जाना है, पहले तो आप कोशिश करोगे कि आप पी को कन्विंस करो और म्यूचुअल अग्रीमेंट से फर्म को आप कर दो डिसॉल्व। सो क्यू एंड आर कैन प्रपोज टू पी दैट द पार्टनरशिप शुड बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अगर पी अग्री करता है तो फिर तो क्या बात है, फिर यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा, एमिकेबली आप फर्म को कर लोगे डिसॉल्व। बट अगर पी अग्री नहीं करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और आप कह सकते हो कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, एंड द ग्राउंड वुड बी कंटिन्यूस परपेचुअल लॉसेस, और कोर्ट भी आपकी बात मान के डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। सो दैट इज हाउ यू विल डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना इजी लग रहा है ना, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए तो ये लग रहा है ये तो कितने इजी क्वेश्चंस है, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। तो वैसा ही होता है आपका माइंडसेट, इट प्लेज गुड गेम्स विथ यू ऑल, माइंड गेम्स। आगे, A and B operate a textile merchant business in partnership. A finances the business and is a sleeping partner. In the regular course of business, B acquires certain fabric goods belonging to C. तो A और B ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस, और A ने सिर्फ फाइनेंस किया है बट स्लीपिंग पार्टनर है। कौन डील करता है? बी इज द एक्टिव पार्टनर, और बी ने कुछ फैब्रिक खरीदा सी से। अच्छा, बट बी को पता है ये जो फैब्रिक है वो सी का नहीं है, इट्स स्टोलन वन। बट डिस्पाइट दिस नॉलेज, बी प्रोसीड्स टू परचेस एंड सेल सम ऑफ these stolen goods. In fact, B records the proceeds of these sales in the firm's book. Later, A comes to know of the fact of B's conduct on the transaction with C. So he decides to avoid his liability towards C on the ground of the misconduct of Mr. B. अब सवाल ये है, what is the liability of A and B towards C? देखो, क्वेश्चन इस तरह से आईसीआई ने फ्रेम किया है कि ये बंदा तो स्लीपिंग पार्टनर है, उसको नहीं पता एक्टिव पार्टनर ने क्या कांड किया है, और अगर एक्टिव पार्टनर कांड कर रहा है तो हमारा स्लीपिंग पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बट क्या ऐसा होता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। अगर 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 हमारे एक्टिव पार्टनर ने कोई भी काम किया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड बीइंग विद इन द ऑथोरिटी, तो वो सारे एक्ट के लिए द फर्म इज लायबल। इफ द फर्म इज लायबल, हमारे एक्टिव पार्टनर के साथ साथ स्लीपिंग पार्टनर भी लायबल रहेगा। बोथ ए एंड बी आर लायबल टूवर्ड्स सी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय मिस्टर बी। ए इस लाइबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता ओनली ऑन द ग्राउंड दैट ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर। तो ए का स्टैंड सही स्टैंड नहीं है। वेरी गुड रौनक, अजीम, खुशी, अथर्व, क्या बात है, राजेश्वरी, अश्विन, वेरी गुड, क्या बात है। आ जाइए नेक्स्ट। अरे क्या, हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी हो गया खत्म। तो अगर आप देखोगे हमारा क्या क्या हुआ है अभी तक, हमारा हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरटीपी का हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कितना अच्छा लगता है ना टिक 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 करने के लिए। पार्टनरशिप एक्ट हो गया, तो बचा क्या है? बस एलएलपी, कंपनीज एक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सो लेट अस गो, बस आखिरी कुछ मिनट, ज्यादा नहीं। हमारा मुझे लगता है कि 19 से लेकर 25 आधे घंटे में ये सब कुछ हो जाएगा, और फिर लास्ट 10 कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। और मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है ये बैच का, वो हम वीडियो भी देख लेंगे, और उसके बाद जो डेडिकेट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे हमारे इन सेशंस को, है ना। ओके, आ जाइए।
जब इसको मैं हटाती हूं ना मेरा सारा मार्किंग भी हट जाता है, पता नहीं क्यों। पहला जो क्वेश्चन का मार्किंग रहता है बस वही रह जाता है, ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है मुझे? चलो, एलएलपी का तो एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं एलएलपी का क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ पार्टनर इन एन एलएलपी। सो दिस इज अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। बॉटल को हटा दो, सॉरी, हटा दिया बेटा बॉटल, सॉरी। पार्टनर बनने के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है और ये भी बताना है अगर एलएलपी कंटिन्यू करता है अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए विद द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, फिर क्या होने वाला है। इट्स अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन, इसकी हमने समरी भी बनाई थी और स्टिक नोट में लिखी भी थी। तो अगर आपको पार्टनर बनना है, अगर आपको पार्टनर बनना है एलएलपी में, या तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है या तो बन सकता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसका माइंड अनसाउंड है या कोई अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, या तो फिर उसने इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन दिया है बट उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ऐसे केस में ऐसा बंदा जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता है इन एन एलएलपी। और अगर हमारा एलएलपी 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करता है विथ लेसर देन 2 पार्टनर्स, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 2 पार्टनर्स का है, और 2 पार्टनर्स से कम हो जाता है एंड द एलएलपी कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो 6 महीनों के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर होती है उसके लिए हमारा वो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो पर्सनली लायबल रहेगा। दैट्स हाउ द आंसर इज टू बी रिटन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसे करके हमारा एलएलपी एक्ट जो है वो भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इवेंचुअली नाउ देयर आर ओनली 2 एक्ट्स व्हिच आर रिमेनिंग, व्हिच इज द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दैट इज पेंडिंग। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि टाइम जो है आप लोगों के पास बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ जाइए, विच इज रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। और ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंपनीज एक्ट का, अगर आप देखते हो इट इज रिगार्डिंग स्मॉल कंपनी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। Tycoon Private Limited is the holding company of Glassware Private Limited. As per the last profit and loss account of the year ended 31st March 2025 of Glassware Private Limited, turnover जो है वो 1.80 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन भी हमने एमटीपी में किया था, आई थिंक सो। टाइकून इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी but it is a holding company of Glassware Private Limited. So basically देखो इंस्टीट्यूट ने कैसा जाल बिछाया है, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के बताया है कि ये कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख है, उसका टर्नओवर जो है वो 1.80 करोड़ है, मतलब आपका 440 के अंदर के लिमिट के ये दोनों फिगर्स। बट बच्चा पहला वाला जो सेंटेंस है ना उसको ही वो नजरअंदाज करता है और फिर ये सारा जो पूरी कहानी है उसमें वो किधर फंस जाता है और उसका इवेंचुअल आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। आई थिंक इट वाज देयर इन द एमटीपी द सेम क्वेश्चन और नाम भी शायद सेम ही है।
अब कंपनी सेक्रेटरी जो है ही इट वांट्स टू, आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन, अवेल द स्टेटस ऑफ, देखा कैसे ये तीसरा क्वेश्चन है जो एमटीपी 1 का और आरटीपी का कॉमन है। क्वेश्चन देखते से ही आपके आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जानी चाहिए और आपको क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ यार ये हुआ था। मैंने आपको डे 1 क्लास में बोला था कि 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आईसीआई के रिपीट होते हैं। अब जब एग्जामिनेशन आएगा ना सितंबर में, आप देखना एग्जामिनेशन के दिन पे जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में आएगा, यू विल रिमेंबर दीज वर्ड्स अगेन। एंड आप सोचो 40% क्वेश्चंस अगर रेपिटेटिव नेचर में है और आपने ऑलरेडी करे हुए हैं क्लास में, प्रेपरेटरी लीव में, कितना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्या मजा आ जाएगा यार। और बाकी के 60% क्वेश्चंस है, ऐसा तो नहीं है आपने किया नहीं है, हाँ आपने सिर्फ उसका टेक्स्ट देखा है, थ्योरी देखा है, उसको समझा है, उसको लर्न किया है, अप्लाई तो आप कर ही दोगे, मुझे पक्की गारंटी है इस बात की, है ना। आ जाइए। अच्छा 21 भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट है यार। फिर तो देखते 21 पे तो अभी तक मैं आई नहीं हूँ, 20 ही मैं पढ़ रही हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है उसने एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया कि हे डायरेक्टर्स, हमारी कंपनी जो है उसको स्मॉल कंपनी की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो अब झगड़ा हो रहा है कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, करना है तो क्या करना है, क्या ये कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। देखो भले ही द कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर लिमिट्स में है, अग्रीड, इट्स अदर देन अ पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, टर्नओवर जो है इट डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, बट फिर भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज को अप्लाई नहीं करता है, सेक्शन 8 कंपनीज को भी अप्लाई नहीं करता है, और वो कंपनीज जो गवर्न है स्पेशल एक्ट्स के अंदर उनको भी ये अप्लाई नहीं करता। यहाँ पे भले ही हमारा पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर लिमिट्स में होगा, डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस, कंपनी सेक्रेटरी का स्टैंड इज करेक्ट स्टैंड। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन 21 कुछ बोल रहे मैम, ये भी ये देखो, फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड हैज ओनली 5 मेंबर्स, वो प्लेजर ट्रिप के लिए गए, ओपन सी में गए और डूब गए हमारी नैया। ओके, आपकी नैया मत डूबने देना। और कंपनी अब कह रहे हैं 5 भी लोगों की डेथ हो गई तो अब कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट स्यू और कैन नॉट बी स्यूड एंड कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, सेम टू सेम क्वेश्चन। यहाँ पे आपको परपेचुअल सक्सेशन से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड प्रोविजंस जो है, बेसिकली फीचर्स जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो अब क्या कंपनी डज नॉट एक्सिस्ट एनी लॉन्गर? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, यस, इतना सही है, बट कैन इट ओन इट्स ओन प्रॉपर्टी? अरे आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एंड इट कैन स्यू एंड बी sued in its own name। किधर गया हमारा आंसर? कुठ आहे, कुठ ये रहा। तो देखो कंपनी जैसी इनकॉर्पोरेट होती है, इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल पर्सन। जैसे ही ये कंप्लीट होगा कंपनीज एक्ट, आई एम गोइंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज अ सेकंड एक्ट जिसमें आपको बहुत दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज अभी तक अगर आप बने हो, अभी थोड़ी और कुछ देर के लिए आपको बने रहना है, आप हिम्मत ना हारिए, ठीक है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसका ये मतलब है मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहता है। मेंबर्स के आने जाने से कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता है। 5 भी मेंबर्स की भले डेथ क्यों ना हो जाए, कंपनी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। और अगला वाला जो सवाल है, ओके, वो ये कहता है that a company is an artificial person and it is created by a process other than a natural birth. Thus, it's a separate legal person. It can buy assets in its own name, incur liabilities in its own name, raise loan in its own names, and also enter into contracts in its own names.
It can sue and be sued in its own name. Thus ये सेंटेंस जो कहा था वो इनकरेक्ट है. क्या लैग लैग लैग. हॅलो, नमस्ते, मी विनायक बोलतोय, तळजाईल सोसायटी मधून मॅनेजर. check. Is it okay now? एक बार check करना. Okay. So I'm continuing now. It's all okay. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 के और बढ़ते हैं. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग, बस हो ही गया हमारा. फिर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? An employee, Mr. Karan, signed a contract with his employer company ABC that he will not solicit the customer after leaving the employment of the company. तो एम्प्लॉय ने क्या किया है, कंपनी के साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर कि वो कस्टमर्स को खींचने की कोशिश नहीं करेगा अगर उसने जॉब छोड़ भी दिया तो. अब जो चीज का डर था वही हुआ. करण ने कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी और वो कस्टमर्स को सॉलिसिट कर अपने पास खींचने लग गया और इसीलिए कंपनी ने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया. तो अब वो कह रहा है कस्टमर्स को जो खींच रहा है वो मैं तो नहीं हूं, इट इज द कंपनी जो कस्टमर्स को खींच रही है. मैं अलग, कंपनी अलग, और कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके साथ एंटर किया था, मेरी बनाई गई कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया था, तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. अच्छा, तो अब आईसीआई पूछ रहा है इस सिचुएशन में आप करोगे तो क्या करोगे. कंपनी एबीसी आपकी एडवाइस सीख कर रही है क्योंकि करण तो कह रहा है मेरे अगेंस्ट जो है केस मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है और मेरी आइडेंटिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी दैट आई हैव क्रिएटेड. बट आप लोग जानते हो जहां कानून लॉ मेकर ने पर्दा गिराया है, अगर वो चाहे वो पर्दे को उठा भी सकते हैं. और अगर कुछ लोग इस कॉर्पोरेट स्टेटस का गलत फायदा उठा रहे हैं तो उस केस में वी कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड वी कैन लुक एट द पर्सन्स हु आर रियली इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी. और सिमिलर कुछ चीज गिलफ्रोड मोटर कंपनी वर्सेस मिस्टर हॉर्न के केस में भी हुई थी. इट वॉज अ लास्ट केस ऑफ द 5 केसेस ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. आप लोग जानते हो 5 केसेस है जहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है. तो पहले तो आप बताओगे कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, फिर आप बताओगे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट भी किया जा सकता है.
कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है 1 2 3 4 5, और क्योंकि ये 5th पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आपको 5th पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए इवेंचुअली कंक्लूजन देना पड़ेगा. तो देखो, corporate wheel is nothing but it's a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company, है ना. corporate wheel के concept के वजह से क्या होता है, हम लोग कंपनी अलग, members अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग ऐसा मानते हैं. तो उसकी वजह से कंपनी के नाम की लायबिलिटी के लिए कंपनी लायबल होती है, मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं. तो शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. बट जहां ये जनरल रूल है वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे कोर्ट अगर चाहे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है, और ये सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके जो ट्रू पर्संस है, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, उनको लायबल ट्रीट कर सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील. अब ये जो कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग है 5 केसेस में हो सकती है. 1 is to decide the character of the company, whether the company is your friend or your enemy. British company 1, British company 2, भाई भाई याद कीजिए. 2, if you have ट्राई टू इवेड द टैक्सेस. हमारा गवर्नमेंट भी अपने टैक्स या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डिंशा मानिक जी पेटेड कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है. अगर आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रहे हो, जैसे कि बोनस आप नहीं दे रहे हो एम्प्लॉय को और आप उस चक्कर में नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और फंड्स और इनकम वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, तब भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है. अगर आपने आपकी सब्सिडरी के द्वारा वो काम किया जो आप खुद नहीं कर सकते हो, तभी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है. और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड है. अगर आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो या इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहे हो तो फिर उस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है. ये बंदा जानता था, जो भी इसका नाम है करण, कि अगर उसने खुद के नाम पे कस्टमर्स को सॉलिसिट करना चालू किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट केस बन जाएगा. तो इसलिए उसने क्या किया, कंपनी फॉर्म की और कंपनी के नाम पे अब वो कस्टमर्स को सॉलिसिट करने की कोशिश कर रहा था. बट चाहे आप हो या कंपनी हो, हम दोनों को एक ही मानेंगे और कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके आपको पर्सनली लायबल ट्रीट करेंगे. सो दैट वुड बी योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 23. लास्ट 3 क्वेश्चन रिमेनिंग, दैट्स इट. Question 23, and in fact question 23 is a good question to do. देखो क्वेश्चन 23 क्या कहता है. क्वेश्चन 23 कहता है पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी. नाउ रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये क्वेश्चंस अभी प्लीज एवरीवन हु इज नॉट येट ट्यून्ड इन, आपके दोस्त जो है अगर वो लंच के लिए गए प्लीज उनको बोलो ये 23 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद तो बचे ही 2 क्वेश्चन ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. प्लीज टेल देम टू कम लाइव अगेन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आएगा भी, दिस विल कम अंडर क्वेश्चन नंबर 1 इन योर एग्जामिनेशन. अब देखो, रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर capital of 10 crores in the form of 10 lakh shares of rupees 100 each. Pacific Motors Limited is holding 5 lakh 5,000 shares in Rama Auto Private Limited. तो अब देखो, पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने फैक्ट दिया है, पैसिफिक मोटर्स जो है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है. अब यही पैसिफिक मोटर्स जो है, इट इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स. देखना बार बार कौन कॉल कर रहा है. रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड. और रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका टोटल कैपिटल जो है 10 लाख शेयर्स है ऑफ रुपीज 100 ईच. तो अब सवाल ये उठता है, रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी.
advise as a legal advisor whether Rama Auto Private Limited is a government company under the provisions of the Companies Act 2013. देखो इंस्टीट्यूट ने देख ले, फिर तेरे पास ही रख ले। इंस्टीट्यूट ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है और आपको सवाल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या होता है आप बताओ तो। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 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 नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held either by the central government or by the state government or partly by the central as well as the state government. यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है is not less than 51% of the paid up share capital either CG, SG or partly by CG and the SG. ठीक है, अब देखो यहां पर आप अगर देखते हो फैक्ट्स में कुछ ऐसा है, हाँ इसमें एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। एक तो आपकी कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में, कोल इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉट लेस देन 51% कैपिटल होल्ड किया था, इसलिए कोल इंडिया जो है अपने आप में गवर्नमेंट कंपनी है। फिर मैंने आपको एक चार्ट बताया था, कोल इंडिया की 12 सब्सिडरी कंपनीज है। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है उन सब्सिडरी कंपनीज को माना जाएगा एज डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो दो कंपनीज है क्या इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? अब देखो, होल्डिंग सब्सिडरी के लिए यू शुड बी होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यहां पे वोटिंग पावर का तो नहीं दिया है बट शेयर कैपिटल का दिया है, और आई थिंक 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है, और 10 लाख शेयर्स में से 5,05,000 शेयर्स जो है ये दूसरी कंपनी होल्ड कर रही है। तो इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, और क्योंकि इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन जाने की वजह से आपको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। तो ऐसे करके हमने होल्डिंग सब्सिडरी अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट देखा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू डू एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन को जरूर आप लोग करके जाना, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब हमारा ऐसे करके कंपनीज एक्ट भी ओवर हो गया, तो हमारा बचता है एक आखिरी एक्ट विच इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। फिर हमारा ये आरटीपी भी जो है वो कवर हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस, आखिरी के दो क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं, 2 और फिर इसके 2 पार्ट से तो 3 क्वेश्चंस। आ जाइए, एग्जामिन करना है गिवन सिनेरियो को। अमन ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन हु एक्सेप्टेड इट पेएबल टू मगन और ऑर्डर। अमन ड्रू अ बिल ऑन बबन टू बी पेएबल ऑन मगन। Magan endorsed the bill to Gagan. Gagan endorsed the bill to Akash to be delivered to him on the next day. However, on the death of Gagan on the same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash on the next day as intended by his deceased father. Oh my god, oh my god, oh my god. So this is a question जिसके लिए मैंने आपको कहा था this concept is very 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 important. आप जानते हो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। वही तो है उसकी जान, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएट करना मतलब उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ट्रांसफर किया जा सकता है ईदर बाय डिलीवरी अगर एंडोर्समेंट बेरर मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट बेरर है तो, और डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है तो। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, डिलीवरी तो इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के बिगर आपका नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इनफैक्ट
डिलीवरी दोनों स्टेजेस पे इंपॉर्टेंट है, जब आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तब भी, और जब आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हो किसी और को तब भी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। यही डिलीवरी वॉलंटरी होना जरूरी है, और डिलीवरी जो है एक्चुअल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव लाइक थ्रू एन एजेंट या एम्प्लॉय भी की जा सकती है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी दे सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज्ड पर्सन का एजेंट नहीं माना जा सकता। अनफॉर्चुनेटली इस बंदे का जो बेटा है अंकित, वो चाह कर भी अपने पापा के बिहाफ पे डिलीवरी नहीं कर सकता है। सो यू नीड टू एक्सप्लेन the importance of delivery and also decide. So it's a combination of theory and case study based question, whether Akash can enforce the payment of the bill against Baban or the previous parties. ऐसा करके ICAI ने कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा है, कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी एज वेल एज केस स्टडी। तो देखो, पहली बात तो आप थियोरी में जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप लिखोगे कि डिलीवरी क्या होती है। सो डिलीवरी is very essential, चाहे इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर है या चाहे इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर है, यही डिलीवरी वॉलंटरी होना जरूरी है। डिलीवरी एक्चुअल हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है ना? एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब इट इज डिलीवर्ड थ्रू एन एजेंट। और अगर आपने डिलीवरी के ऊपर कुछ कंडीशन डाला है, जब तक वो कंडीशन पूरा नहीं होता है आपकी डिलीवरी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये सब हम थियोरी दे रहे हैं। जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया जा सकता है। डिलीवरी इज असेंशियल नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। But अब देखो, if the person who makes the endorsement of the instrument, but before the same could be delivered to the endorsee, if the endorsee dies, the legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery. तो यहाँ पर क्या होता है, भले ही आपने एंडोर्समेंट कर दिया ट्रांसफर टू वट एवर पर्सन, बट अगर आपने इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी नहीं की है तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेकार हो जाएगा और आप पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं आगे जब केस स्टडी आता है तो उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 मार्क के लिए तो कम से कम ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे अंकित भले ही गगन का बच्चा है फिर भी अनफॉर्चुनेटली वो अपने पापा के बिहाफ पे डिलीवरी नहीं कर सकता है। सो आकाश कैन नॉट एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बबन और द प्रीवियस पार्टीज। ऐसे करके इसका जवाब आएगा। फोन देता है कि मेरे को चैट देखनी है बच्चों की। लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बच जाते हैं एंड देन द आरटीपी ऑल्सो कम्स टू एन एंड। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इन 4 सेशंस में किए। आई थिंक इन 4 सेशंस में जितनी इफेक्टिवली हमने पढ़ाई की है इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है ना? Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in petrochemical products. For payment of the sale price of machinery imported from Alex Manufacturing Limited, a USA-based company. अब देखो, Indian company drew the bill of exchange on Manish. Manish कौन है? A resident of Mumbai who accepts the bill payable. Who accepts the bill at Mumbai payable to the exporter in Los Angeles, US. अब आपको डिसाइड करना है whether the instrument is inland or a foreign instrument. ये भी हमने किया है और अच्छे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है। हमने तो काफी डिटेल में किया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब होता है। फर्स्ट पॉइंट तो कंपल्सरी है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा और 2 का ए और बी है, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लिया तो माना जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है। एंड वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इनलैंड इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहली बात तो द इंस्ट्रूमेंट शैल बी मेड इन इंडिया। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी मेड इन इंडिया। इसके ऊपर तो कोई दूसरा थॉट होना ही नहीं चाहिए।
एंड अब दूसरे में से इट शुड बी ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया और इट शुड बी पेएबल इन इंडिया। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो माना जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। यहां पे अगर आप देखोगे द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन इन इंडिया, भले इट इज पेएबल इन यूएसए लॉस एंजलिस, is it drawn upon a person who is resident in India? The answer to this question is yes. तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम inland इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। So it is drawn in India and it is accepted in Mumbai. भले it is payable outside India, still it is going to be regarded as an inland instrument क्योंकि पहला कंडीशन तो made in India पूरा हो चुका है और सेकंड के दो कंडीशंस है उसमें से एक कंडीशन अपना पूरा हुआ है एंड दस इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसे करके अब हम आ जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट लाइव लेक्चर एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स चेक इट आउट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? So a promissory note which is payable at a certain period after sight must be presented to the maker before payment. Under which circumstances presentation for the payment is not necessary? This is a direct theory question. कहाँ पे payment के लिए presentation necessary नहीं है and the instrument is dishonored at the due date for presenting according to the provisions of the Negotiable Instruments Act. तो ये direct theory question है, आया तो सब कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं आया। तो पहली बात तो देखो प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है या चेक है, तीनों भी इंस्ट्रूमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ, एक्सेप्टेंस की अगर बात आती है तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को ही आपको प्रेजेंट करना होता है एक्सेप्टेंस के लिए, बट पेमेंट के लिए तो तीनों भी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट करना जरूरी है। बट अब देखो इंस्ट्रूमेंट इज गोना बी कंसिडर्ड एज डिसऑनर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। पहली बात तो इफ द ड्रॉवर ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटेशन। साथ साथ में आई थिंक ये भी हमारे एमटीपी में था, इट वॉज पेएबल एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस बट वो प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज्ड है। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट पॉइंट कहता है कोई दूसरी स्पेसिफाइड प्लेस थी, आप रीजनेबल आवर्स में गए बट वहां पे ना आप अवेलेबल थे ना आपका ऑथराइज पर्सन अवेलेबल था, यू आर नॉट बीइंग फाउंड रीजनेबली, तब ऐसे केस में माना जाएगा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो चुका है। पहले तो जो जगह दी थी वहां पे जाओगे, वो नहीं तो घर पे जाओगे, घर नहीं तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं तो जहां आप रीजनेबली फाउंड होते वहां जाओगे, आप गुमशुदा ही हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, माना जाएगा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट को। पहली बात तो अगर पार्ट पेमेंट हो चुका है तब ऐसे केस में अब आपने प्रेजेंट किया, थोड़ा पेमेंट दिया है, अब क्या ही प्रेजेंट करोगे, ऑलरेडी तो हो ही गया, वो बंदा जानता है कि उसको क्या करना है ना। सेकंड, ही प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट इन होल और पार्ट, प्रेजेंट किए बिगर भी। और तीसरा, उसने खुद ने अपने राइट को किया है वेव, तो भी आपको उस राइट को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और कभी अगर आप प्रूफ कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी जो है वो डैमेजेस सफर नहीं करेगी, तब भी आपको प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आरटीपी जो है वो हो जाता है पूरा। यस नो गाइज? यस। तो मैं चाहती हूं एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे। क्या सेशंस हुए हमारे, बहुत मजा आया है। आई रियली लव द सेशंस, चाहे वो क्लास थी, क्लास के बाद के हमारे जूम सेशंस थे, या हमारे मेंटरशिप के सेशंस थे, या हमारे या आरटीपी और एमटीपी की सीरीज में, तो तूफान मजा आया है मुझे। और नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। लास्ट डे ऑफ क्लास, समझ में ही नहीं आया क्लासेस कब शुरू हुई और कब ये आखिरी लाइव सेशन जो है उस सेशन पे हम आ चुके हैं।
तो एक बार आखिरी बार मैं कहना चाहती हूँ, मे भी पता नहीं इसके बाद हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी है, जो हम जिससे क्लासेस की शुरुआत करते थे वो मैं कहना चाहती हूँ, को दे देना OTP, कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया। अ वेरी गुड मॉर्निंग, जो मैं कहती थी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू इंक्लूडिंग ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स। तो ऐसी से ही इसी डायलॉग से हमारी क्लास की शुरुआत होती थी। फिर मैं कहती थी एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, और फिर जानबूझ के आप मुझे छेड़ते थे। फेस टू फेस वाले बच्चे भी बोलते थे मैम लैग हो रहा है, मैम वॉइस क्लियर नहीं है, मैम ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं है, मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हो। तो एक बार आप मेरे लिए बस आखिरी बार, वैसे आज के सेशन में तो हुआ ही था, बट आखिरी बार मैं जाने के पहले वापस से कमेंट में लैग 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 लिख दीजिए। फिर मैं कहती थी, कैसे मैं कहती थी, कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन आता था या क्वेश्चन आता तो मैं कहती थी दिस क्वेश्चन इज, दिस सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर जब रिविजन होता था मैं कहती थी कि दिस रिविजन इज फॉर यू, नॉट फॉर मी। एंड में भी मैं आपको कहती थी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल टुमारो। यही वो सारे डायलॉग्स थे जो हमने कहा था। इन डायलॉग्स पे आपने काफ़ी मेरे मजाक उड़ाए हैं, कुछ कुछ बच्चों ने तो वो स्टिकर्स भी बनाए थे। तो ये सारे डायलॉग्स जो है मुझे याद आते रहेंगे, एंड आई विल रियली मिस यू ऑल। यू नो, आज भी मेरे को वो दिन याद है, फर्स्ट डे ऑफ क्लास जब मैं आई थी, ये वाली क्लासरूम थी, मुझे याद है इतने डरे डरे से, सहमे सहमे से बच्चे थे आप लोग, इतने नादान नादान। अभी तो काफ़ी शैतान हो गए हो, अब तो काफ़ी मस्ती करने लग गए हो। स्टार्टिंग में तो मैं आपको रोस्ट करती थी, बट मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड तो आपने ही मुझे रोस्ट करना चालू कर दिया। जब भी मैं क्लास में लेट आती थी, बस जैसे कि आज आपने कहा मैम आप लेट हो, लेट ओपी ऐसे, हाँ जाल। फिर मैं कहती थी कि लव कर लिहा, ऐसा मैं कहती थी। फिर आप लोग जानबूझ के मुझे छेड़ने के लिए पिच 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 करते थे, और मैं कहती थी नो पिच पिच, व्हाट पिच पिच, नो पिच पिच। तो ये सारी यादें हैं, सारी मेमोरीज है जो मुझे ऑन एंड ऑफ याद आती रहेगी। और बहुत अच्छा लगा ये जर्नी आप लोगों के साथ बिता के। दिस टाइम वॉज रियली मेमोरेबल फॉर मी, एंड आई रियली लव यू ऑल, आई रियली केयर फॉर यू ऑल। एक बार बस, लास्ट बार, सेशन क्लोज करने के पहले हम ये सारी जर्नी को एक बार रिकलेक्ट करते हैं, ताकि हम विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स से हमारे सेशन को कंक्लूड कर दे, और फिर आप आगे, बहुत आगे जाए अपनी ज़िंदगी में। यही मैं भगवान से हर रोज़ जो है प्रार्थना करती रहूँगी। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग सब क्या करो, 1 मिनट के लिए, बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, और ये सारी जर्नी को आप याद कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो डे 1। आप आपकी बैग लेके क्लास में आए थे, जो वर्चुअल किड्स थे वो यूट्यूब पे मुझे देख रहे थे, और इतने कंफ्यूज थे कि एप्लीकेशन पे वीडियो कैसे चलेंगे, क्या एप्लीकेशन लैग होगा, क्या हम वर्चुअली लेक्चर्स देख पाएंगे। फेस टू फेस बच्चों के मन में इतने सवाल कि इतने हेक्टिक रूटीन को क्या हम मैनेज कर पाएंगे। गुरुकुल के बच्चे हर रोज़ इतना ट्रैवल करके आना, फुल डे 4 क्लासेस लेना, उसके बाद वापस से इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करके गुरुकुल में जाना, होमवर्क करना, 8-10 दिन तो यू वर कम्प्लीटली ब्लैंक, क्या होगा नहीं होगा, इतने डरे हुए। लॉ उसमें पहला सब्जेक्ट जो आप पहली बार कर रहे हो, क्योंकि आपने अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स तो स्कूल में 11th-12th में किया था, बट लॉ से तो आपको इतना डर लग रहा था। बट फिर मैंने आपको कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, आप देखना ये क्लासेस के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड लॉ कैन बिकम वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तब मैं आई थी, मैं अंकिता मैम, आप लोगों की लाइफ में। मैंने कहा था जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन मी, आई विल मेक यू ऑल फील कॉन्फिडेंट। फिर आपने हिम्मत दिखाई, मुझे आपने सपोर्ट किया, मेरे हाथ में हाथ पकड़ा और जर्नी को कंटिन्यू किया। 1 दिन से 1 हफ्ता क्लास कंप्लीट हो गई, 1 हफ्ते के बाद 1 महीना क्लास कंप्लीट हो गई। कभी आप मोटिवेटेड रहते थे, कभी आप डीमोटिवेटेड फील करते थे। तो जब कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील करते थे, आई यूज्ड टू मोटिवेट यू ऑल। कभी कभार अगर आप होमवर्क नहीं करते थे, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते थे, तो हाँ मैंने आपको डांटा भी है, कुछ कुछ बच्चों को तो मैंने पनिश भी किया है। कभी क्लास में खड़ा रहने बोला है, कभी मैंने क्लासरूम से बाहर निकाला है, कभी कुछ गाना गाने बोला है।
आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपने उसको पर्सनली लिया है, बट ये सारी चीज़ें कभी मैंने आपको किसी भी बच्चे को पर्सनली चिल्लाने के लिए नहीं किया था. डांटा भी होगा तो इट वॉज ओनली फॉर योर गुड, बिकॉज मेरा एक ही इंटेंशन था कि आप कुछ भी करो बट आप हिम्मत ना हारो, और ये जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है उसको आप गिव अप ना करो. मुझे पता है आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पुणे में भी आए थे अपने कंफर्ट जोन, अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ के यहाँ पे आए थे. कुछ कुछ बच्चे उनको बुली भी कर रहे थे, छेड़ भी रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे. आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट फिर भी यू नेवर गेव अप. एग्जामिनेशन में चाहे कुछ भी हो जाओ, बट याद रखना ये एटीट्यूड इज ओवर एंड अबव द एग्जामिनेशन. तो जैसे मैंने तब आपको मोटिवेट किया, आप याद रखना वैसे ही आज भी है आपकी अंकिता मैम आपके साथ. और ज़िंदगी में आगे जाके भी कभी भी आपको लग रहा है आप गिर गए, आप डर गए हो, आपको गिव अप करने का फील हो रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर आपकी अंकिता मैम अभी भी यहाँ पे आपके साथ है और वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी. मैंने तब भी मोटिवेट किया था, डरा के आपको बोला था कि आप या चिल्ला के आपको बोला होगा, बट दैट वाज ओनली बिकॉज आई रियली केयर्ड फॉर यू, एंड दैट वाज द रीज़न वाई. तब तो मेरी इंटर की क्लासेस भी चालू थी, आप लोग जानते हो, आप लोगों की क्लासेस भी चालू थी, बट फिर भी शाम को एवरी डे आई यूज टू गो इन द स्टूडियो एंड आई यूज टू रिकॉर्ड द ऑडियो रिविजन्स, ताकि आप लोगों को और मदद हो जाए इन योर स्टडीज़. तो अगर मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए, आप भी अपने लिए इतना कर सकते हो. आपने अभी तक तो मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैंने आपको कहा था डे 1 पे, मैंने प्रॉमिस किया था टिल द एंड मोमेंट मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी. मैंने अपना वादा जो है वो पूरा किया है. अब आपकी बारी है. अभी भी सैटरडे के दिन मैंने प्लान किया है फॉर द 100 मार्क्स का टेस्ट. तो मैं चाहती हूँ आज की शाम, और फिर आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, आपको अच्छे से पढ़ना है और एग्जैक्ट 3 घंटों में 2 से 5 के बीच में आप लोगों को 100 मार्क का एग्जाम एनवायरनमेंट, एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर मैं कंडक्ट कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो पेपर दे. हाथ जोड़ के मैं आपकी विनती कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर करिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए, वो सारे लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकते और सीए कोर्स आपके लिए नहीं है, उनकी बोलती बंद करने के लिए आपको करना ही होगा, है ना. मेरी विशेस तो आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी. आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, आप लोग तो मुझे जानते भी नहीं थे, बट आपने मेरे वीडियोस देखे, दोस्तों से आपने मेरा नाम सुना, उस ट्रस्ट पे आप आए. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमेशा मैं बहुत 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 ग्रेटफुल रहूँगी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ट्रस्ट, फॉर ऑल द लव, and for all the care that you have shown to me and my teaching. I will always be grateful to you for the same. And I hope मेरे लिए जितनी खास ये जर्नी रही है, उतनी खास I can just hope कि आपके लिए भी रही होगी. And I kept up to your expectation. And that's all. I really love you. I really care for you. And I really hope कि आप जल्द से जल्द सीए बन जाओ. और इस जर्नी के बीच में कभी अगर आपने मुझे पुणे शहर में, या अगर मैं आपके शहर में आई, कभी आपने मुझे देखा या हम मिले या जो भी है, या से फॉर एग्जांपल मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन आप ज़िंदगी में बहुत बड़े इंसान बन गए, बहुत सक्सेसफुल बन गए, मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए, तो फिर कभी याद रखना कि अंकिता मैम भी एक थी आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बट यस मोटिवेट करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, बुकिश नॉलेज तो दिया है, बट अदरवाइज भी आपकी मदद जो है करने की कोशिश की है. एंड दैट वुड बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड रिवॉर्ड दैट आई कैन गेट. और भूलना मत मुझे, मे बी आने वाले जर्नी में आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे खास दोस्त मिलेंगे, बट मुझे भूलना मत, ये बैच मेरे लिए बहुत स्पेशल है. And it will always remain close to me, है ना. So thank you all so much. And बस इसी से हमारा ये जो बैच है, ये लाइव जो है वो कंप्लीट होता है. ऑफकोर्स हम लोग फिर भी 1-2 बार जूम सेशंस में मिलेंगे डिस्कस करने के लिए, जो भी आपके डाउट्स, इश्यूज या प्रॉब्लम्स रहेंगे. मैं ग्रुप को भी ऑन करूँगी फॉर योर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स. और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी हम लोग मिलने वाले हैं ऑफकोर्स, यस. बट कंटेंट वाइज ये मेरा आखिरी बैच था और आखिरी लेक्चर था. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू हैव ऑलवेज शोन टू मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. शुक्रिया सभी को. एंड
यस, आप ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ो और आपको सफलता की प्राप्ति हो और आप हमेशा खुश रहो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट. पता नहीं मुझे अब हम आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट अगर मेरे अच्छे लगे हैं लेक्चर्स, ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को भी बताना. और यस, मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए. ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ. और फिर बहुत सारे बच्चे रोने वाले इमोजीज भेज रहे हैं. मुझे भी बहुत रोना आ रहा है, बट मैं किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ. बट अब क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी करना पड़ता है. हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे आप एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो नहीं हो, आपके मार्क्स अच्छे हो ना हो, आप 200 से पास हुए, 300 से पास हुए, फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरे लिए आप अभी भी मेरे अपने हो, मेरे स्टूडेंट हो. आपके मार्क्स की वजह से मेरा जो आपके लिए प्यार है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होने वाला है. तो एटलीस्ट मार्क्स के बेसिस पे तो मैं जो हूँ, मैं आप लोगों को जज बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. माई लव, माई केयर एंड माई अफेक्शन फॉर यू ऑल इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम एज इट वॉज ऑन डे वन. आप बस मेरे अपने हो, है ना. तो हो सकता है रिजल्ट के दिन आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फ्लोट होते दिखेंगे कि ऐसा करो वैसा करो एंड दिस एंड दैट, वट एवर इट इज़ जो है वो कर रहे हैं वो. बट बिलीव मी, आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि चाहे कुछ भी आपका स्कोर हो, आप सीए ना भी बने हो, इट डज़ नॉट रियली मेक अ बिग डिफरेंस टू मी. फॉर यू, आप मेरे अपने हो और आपका सीए बनने से मेरा और आपका रिश्ता जो है वो बनेगा या ख़त्म नहीं होने वाला है. ठीक है, हमारा रिश्ता तो तब जुड़ना था, पता था कुछ ना कुछ हमारे पुराने जन्म के कर्म थे, इसलिए इतने लाखों बच्चे हैं. बट अगर आप और मैं कनेक्टेड थे, तो जैसे हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि कुछ तो हमारे तार थे जो जुड़े हुए थे पिछले जन्म से, जिसके वजह से आज हम मिले हैं, जिसकी वजह से आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल इन फैक्ट. एंड मैं आपकी सेवा कर पाई and I'm just happy for that. So that doesn't really have a big impact on me कि आप सीए बने या पहले अटेम्प्ट में बने, आप दूसरे अटेम्प्ट में बने, आपके मार्क्स क्या थे. मेरे लिए आप सब अपने हो और हमेशा अपने ही रहोगे. तो ये कुछ यादें हैं, ये कुछ बातें हैं जो हमने साथ में शेयर की थी, उसी का ये एक वीडियो है जो मैं बताना चाहती हूँ. एंड देन वील कंक्लूड द क्लास. ज़्यादा इवेंट्स इस बार तो हम कर नहीं पाए बिकॉज 4 ही महीने में बैच कंप्लीट करनी थी. बट जितने थोड़े बहुत बने हैं वो बने हैं. मैंने ये वीडियो तो बहुत छोटी चीज़ है, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग्स दैट आई हैव फॉर ऑल, बट आई हैव जस्ट ट्राइड टू इन दिस वीडियो. अभी ना जाओ. क्या नहीं करूँ प्ले, आवाज आ रही है. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला. बाय बाय, से बाय बाय. अभी नहीं 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 नहीं. सो यस, आई थिंक अब गुड बाय कहने का टाइम आ ही गया. एंड बस मुझे रोना आ रहा है, बट मैं किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, एंड मेक योर सेल्फ प्राउड. एंड भूलना मत मुझे कभी. थैंक यू सो मच. स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट. लव यू ऑल. बाय बाय.
सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं। मुझे पता है हमेशा मैं आप लोगों की मजाक उड़ाती थी, रोस्ट करती थी, बोलती थी आप कितने मस्तीखोर हो, बट फिर यही मस्ती की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो याद रही है, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जुड़ जाऊंगी आप लोगों के साथ। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। यहाँ पे अगर आप होते तो मैं एक टाइट हग देती, बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग सब अपने घरों में हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लव यू बेटा, लव यू। किस्मत में लिखा है तो मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। मैं गुड़गांव भी आई थी, बट कुछ बच्चे आए थे मेरे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली देखो मेरा ही इतना बैड लक कि मैं मिल ही नहीं पाया आप लोगों से। बट क्या होता है ऐसे सेमिनार्स में जब आप जाते हो, स्पेशली व्हेन इट इज कंडक्टेड बाय द ICI, देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स दैट इवन वी नीड टू फॉलो। तो मैं चाह कर भी आप लोगों से मिल नहीं पाई। तब भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेरे लिए आए थे और मेरे लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, बट मैं उनसे मिल नहीं पाई। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ भी बंधे हुए रहते हैं और उन लोगों के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो जो बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, दे डोंट अलाउ ऑल दीज। ICI के खुद के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो फिर आई कुडंट कम एंड आई कुडंट मीट ऑल, क्योंकि क्या हो गया था ना, जैसे ही मेरा सेशन खत्म हुआ अचानक से ऐसे 50-100 बच्चे ऐसे मेरे आजू बाजू आ गए और उन्होंने मुझे घेर लिया। और फिर क्या हो गया था ना, फिर मेरा तो कुछ नहीं, अगर मेरे को चोट भी लग गई तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर क्या हो जाता है, अगर आप में से किसी को चोट लग जाती थी या आप में से किसी को अगर कुछ लग जाती थी, तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होता और वो मुझे ज़्यादा बुरा लगता था। बिकॉज देखो जैसे जियाना है मेरे लिए, वैसे ही आप लोग हो। जैसे कैसे होता है एक टीचर का, एक माँ का कैसा होता है फीलिंग के खुद को लग जाए या खुद को पेन में जाना हो तो चलेगा, बट बच्चा जो है, तो जैसे जियाना मेरी बच्ची है वैसे आप भी मेरे बच्चे हो, तो उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो उसके वजह से फिर वो सारे बाउंसर्स ने बोला कि नहीं नहीं मैम, हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको निकलना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। और फिर मुझे कंपलसरी ऐसे खींचा गया था और मुझे ज़बरदस्ती जो है गाड़ी में बिठाया गया था। बट इट इज़ माई बैड, बट आई प्रॉमिस यू कि अभी कभी मैं आपके शहर पे आऊँगी तो हम पर्सनली ज़रूर मिलेंगे और हम कॉफ़ी के लिए जाएंगे, है ना। सो यस, टेक केयर एवरी वन ऑफ यू ऑल। और आप लोगों के यही प्यार मोहब्बत की वजह से बीच में आप लोग जानते हो एक दो बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बट फिर भी मैं हॉस्पिटल में बस एक ही चीज़ करी थी कि कुछ भी हो जाए, बस तुमको जितने सलाइन लगाने हैं, कितने जितने इंजेक्टेबल्स देने हैं तुम दे दो, बट मुझे मेरे बच्चों के लिए जाना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना है। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैं ऐसे आई हूँ, बट मैंने बोला कि नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आई एम गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर। ब्रेकफास्ट क्या, लंच ही हम बाद में कर लेंगे, बट बच्चों के लिए रहना है मुझे खड़ा। तो ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ योर लव, योर अफेक्शन। अगर आपका इतना प्यार मोहब्बत नहीं होता तो शायद मैं आपके लिए इतना कभी फील करती ही नहीं। थैंक यू। आई थिंक आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों की मोहब्बत मिली। आई थिंक दैट आई एम रियली वेरी 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 रिच। मेरा यंगर वर्जन हमेशा पूछता था अपने आप को कि तू सक्सेसफुल बनेगी क्या। आई थिंक दिस इज सक्सेस, दिस इज माई यंगर वर्जन वुड हैव रियली फेल्ट प्राउड। ये देखो, ये वो चीज़ है यार। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू टू, टेक केयर बेटा। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा अच्छा रिजल्ट बताना, है ना। ठीक है चलो, अब मैं और नहीं रुक पाऊंगी, नहीं तो मैं एक्चुअली रो ही दूंगी, फिर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी अपने आप को। मिलते हैं हम लोग जल्दी से, हम लोग जूम सेशंस में भी मिलेंगे और वन डे बिफोर भी हम लोग मिलने वाले हैं, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन।